बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने व्हाट इज़ जीन्स के तीसरे पोर्शन को डिस्कस करना है। व्हाट इज़ जीन्स का जो कॉन्सेप्ट हमारा डिवेल्प हुआ है वो डिवेल्प काफ़ी सारे साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद हुआ है कि जीन है क्या। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए जिसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है। उसको पढ़ के स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जोड़े जाते हैं। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनती हैं, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, एंजाइम से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या तो वो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे या फिर फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिससे ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक डेवलप होती है। यानी पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर जो करैक्टरिस्टिक बन रही है उसकी इंफॉर्मेशन जीन में स्टोर होती है। वो एक सीक्वेंस के साथ जब एक्ट करती है तो वो करैक्टरिस्टिक डेवलप होती हैं। तो काम स्टार्ट किया था गैरेट एंड बैटसन ने। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने हाइपोथेसिस पेश किया था कि जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो एंजाइम के ज़रिए से करैक्टरिस्टिक को डेवलप करवाती है। अगर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन में ख़राबी आ जाए तो एंजाइम की डेफिशिएंसी आ जाएगी और एंजाइम की डेफिशिएंसी ना होने की वजह से जो करैक्टरिस्टिक है वो ख़राब हो जाएगी। अब ये जो हाइपोथेसिस था उससे रिलेटेड जो एविडेंस प्रोवाइड की है वो बिडल एंड टैटम ने प्रोवाइड की थी। उन्होंने क्या किया, न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स लिए, उस पर एक्सरेज को डाला। उसके बाद जब उन स्पोर्स को पहले तो उन्होंने डिफाइंड मीडियम में ग्रो करवाया जिससे उनकी ग्रोथ हुई ताकि उनको ज़िंदा रखा जाए। फिर जब उन्होंने डिफाइंड मीडियम पर उसको डिफाइंड मीडियम से मिनिमल मीडियम पर ट्रांसफ़र किया तो फिर सारे स्पोर्स की डेथ होना शुरू होगी। फिर उनका ख्याल ये था कि ये जो एक्सरेज डाली गई हैं इससे जो म्यूटेशंस हुई हैं, म्यूटेशन की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूरोस्पोरो के स्पोर नहीं बना पा रहे जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है मिनिमल मीडियम पर। अब वो चेक करना चाहते थे कि इनमें कौन सी चीज़ नहीं बन रही, तो उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें मिनिमल मीडियम पर ऐड करना शुरू की। तो फाइनली एक उनको ऐसी स्ट्रेन मिली जब जो ही मिनिमल मीडियम के साथ ऑर्जिनिन अमीनो एसिड को ऐड किया गया तो उसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी। तो उसको उन्होंने कहा कि डब्ड आर्च म्यूटेंट है, डब्ड आर्च म्यूटेंट। फिर उन्होंने आर्जिनिन का मेटाबॉलिक पाथवे स्टडी किया। तो उन्होंने क्या, क्रोमोसोम पर 3 क्लस्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आर्जिनिन बन रही होती है। अच्छा, ये मेटाबॉलिक पाथवे होता क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन का मजमुआ जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल हो वो मेटाबॉलिक पाथवे कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन हो तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर काफ़ी सारे रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट बन रही हो तो वो मेटाबॉलिक पाथवे है। जैसे मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ आर्जिनिन में क्या होते हैं, ग्लूटामिक एसिड से ऑर्निथीन बन रहा होता है, ऑर्निथीन से फिर सिट्रोलिन बन रहा होता है, सिट्रोलिन से आर्जिनोसक्सिनेट बन रहा होता है, उसके बाद आर्जिनिन बन रहा होता है। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्रोमोसोम के 3 क्लस्टर ऐसे हैं जिन की वजह से ये ग्लूटामिक एसिड से ऑर्जिनिन में कन्वर्शन हो रही है। क्लस्टर ए क्या करते हैं, जिसको क्लस्टर ई भी कहा जाता है, ये एंजाइम ई प्रोड्यूस करवाते हैं जो ग्लूटामिक एसिड से ऑर्निथीन बनाता है। उसके बाद क्लस्टर एफ से एंजाइम एफ बनता है जो ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करता है। क्लस्टर जो 3 है वो 2 आप कह सकते हैं सेगमेंट में डिवाइडेड है, एक जी है एक एच है। जी से एंजाइम जी बनता है जिससे सिट्रोलिन आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद क्लस्टर 3 का जो दूसरा पार्ट है वो एच जून कहलाता है जिससे एंजाइम एच बनता है और आर्जिनोसक्सिनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट करता है। तो ये 4 एंजाइम है जो ग्लूटामिक एसिड को आर्जिनिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इन 4 एंजाइम को जो इंफॉर्मेशंस जहाँ से आ रही है वो क्रोमोसोम के 3 हिस्सों से आ रही है, 3 क्लस्टर से आ रही है। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ आर्जिनिन है। सबसे पहले तो उन्होंने ये जो डब्ड आर्च म्यूटेंट है इनकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस। अब ये सारी ऐसी म्यूटेंट है जो आर्जिनिन की वजह से ग्रो कर रही हैं। तो मुख्तलिफ टाइप्स कैसे हैं? एंजाइम 4 हैं। उन्होंने क्या किया कि ये जो डब्ड आर्च म्यूटेंट है इनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया। एक ऐसी टाइप थी जिसमें एंजाइम ई की डेफिशिएंसी थी, एक ऐसी डब्ड आर्च म्यूटेंट थी जिसमें एंजाइम एफ की डेफिशिएंसी थी, एक ऐसी आप कह सकते हैं म्यूटेंट थी जिसमें एंजाइम जी की डेफिशिएंसी थी, और एक ऐसी म्यूटेंट उन्होंने डिस्कवर की जिसमें एंजाइम एच
ये सारी यानी आप कह सकते हैं कि ये जो डब्ड आर म्यूटेंट की 4 उन्होंने टाइप्स को डिस्कस किया। एंजाइम ई डेफिशिएंट, एंजाइम एफ डेफिशिएंट, एंजाइम जी डेफिशिएंट, एंजाइम एच। उनको कैसे पता चला कि ये एंजाइम फला एंजाइम है जो कमी है उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल स्ट्रेन में जब ग्लूटामिक एसिड को दिया जाता है तो नॉर्मल स्ट्रेन में चूंकि एक आम सारों एंजाइम मौजूद होते हैं तो ग्लूटामिक एसिड से ऑर्जिनिन बन जाता है। तो अगर एक ऐसी स्ट्रेन जिसको ग्लूटामिक एसिड दे और उसमें आर्जिनिन बन जाए तो वो तो नॉर्मल होगी कि चारों एंजाइम मौजूद हैं, हर एंजाइम ने अपना अपना काम किया है। अच्छा, उन्होंने देखा कि बाद ऐसी स्ट्रेन थी तो वो आर्जिनिन म्यूटेंट, लेकिन जब उनको ऑर्निथीन दी गई तो उन्होंने ऑर्निथीन पर भी ग्रो किया। यानी आप ये समझ लें कि मिनिमल मीडियम प्लस ऑर्निथीन थी वो डब्ड आर म्यूटेंट, यानी आर्जिनिन पर ग्रो कर रही थी लेकिन ऑर्निथीन देने से उन्होंने ग्रो किया। तो इसका मतलब क्या है कि एंजाइम ई ग्लूटामिक एसिड से वो ग्रो नहीं करती थी लेकिन एंजाइम ऑर्निथीन देने से वो ग्रो करती थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑर्निथीन से अगर आर्जिनिन वाली म्यूटेंट स्ट्रेन ग्रो कर रही है तो इसका मतलब है आगे पाथवे ठीक है, ऑर्निथीन से सिट्रोलिन भी बन रहा है, अर्जिनोसिक्सिनेट भी बन रही है, आर्जिनिन भी बन रही है, वो ग्रो कर रही है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड से वो ग्रो नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब है कि उनमें एंजाइम ई की डेफिशिएंसी थी। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट को मज़ीद आगे बढ़ाया कि मिनिमल मीडियम के साथ बाद ऐसी स्ट्रेन थी जब वो ऑर्निथीन को ऐड करते थे तो वो ग्रो नहीं करती थी, ग्लूटामिक एसिड पे भी वो ग्रो नहीं करती थी, लेकिन जब वो सिट्रोलिन पर जब उन्होंने ऐड की तो उन्होंने ग्रो शुरू कर दी। तो इसका मतलब है कि ग्लूटामिक एसिड और ऑर्निथीन इनके ग्रो करने से अगर वो ग्रो नहीं कर रही, सिट्रोलिन के ऐड करने से अगर डब्ड आर म्यूटेंट ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिट्रोलिन ऑर्निथीन से आगे जो आप कह सकते हैं कि जो मैकेनिज्म है सिट्रोलिन और उसके बाद आर्जिनोसिक्सिनेट और ये ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ एंजाइम एफ ऑर्निथीन से नहीं ग्रो कर रही, सिट्रोलिन से वो ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एंजाइम एफ की कमी है। अच्छा, फिर वो मजीद आगे गए, उन्होंने देखा कि बाद जो स्ट्रेन थी वो ग्लूटामिक एसिड से भी ग्रो नहीं कर रही थी, ऑर्निथीन से भी ग्रो नहीं कर रही थी, सिट्रोलिन डालते थे तब भी ग्रो नहीं करती थी, लेकिन आर्जिनोसिक्सिनेट जब डालते थे वो ग्रो कर जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें एंजाइम जी एब्सेंट है, कि इससे आगे तो ग्रोथ हो रही है, इससे पीछे ग्रोथ नहीं हो रही, तो यहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद कुछ ऐसी स्ट्रेन थी कि चारों में से कोई भी चीज़ उसको ग्रो नहीं करवा रही थी, लेकिन आर्जिनिन जब डाली जाती थी मिनिमल मीडियम के साथ तो तब वो ग्रो शुरू कर रही थी। तो इस तरह उन्होंने 4 किस्म की स्ट्रेन्स अलहदा की। कुछ में एंजाइम ई की डेफिशिएंसी थी, कुछ में एंजाइम एफ की डेफिशिएंसी थी, कुछ में एंजाइम जी की डेफिशिएंसी थी, कुछ में एंजाइम एच की डेफिशिएंसी थी। तो पहला काम तो उन्होंने ये किया कि फॉर ईच एंजाइम ऑफ बायोसिंथेटिक आर्जिनिन पाथवे, कि हर एंजाइम चाहे वो ई है, एफ है, जी है, एच है, उन्होंने क्या किया कि हर एंजाइम के लिए एक डेफिशिएंट स्ट्रेन को आइसोलेट किया। बीडल एंड टैटम वर एबल टू आइसोलेट अ म्यूटेंट स्ट्रेन विद डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ दैट एंजाइम्स। ईच एंजाइम उन्होंने सेपरेट किया एक ऐसी म्यूटेंट स्ट्रेन को जो डिफेक्टिव थी हर किस्म के एंजाइम के लिए। यानी यहाँ 4 कैटेगरी हैं, एंजाइम ई डेफिशिएंट, एंजाइम एफ डेफिशिएंट, एंजाइम जी डेफिशिएंट, एंजाइम एच डेफिशिएंट। अच्छा, जब उन्होंने चारों स्ट्रेन्स को अलहदा कर लिया, यानी सपोज ये पहली टाइप, ये दूसरी टाइप, ये तीसरी टाइप, ये चौथी टाइप, इनको अलहदा कर लिया। फिर जब उन्होंने इसके क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया, इसके क्रोमोसोम को ऑब्जर्व, बल्कि यहाँ हम नाम दे दें ई एफ जी एच, इसके क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया, इसके क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले तो ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि जो आर्जिनिन डेफिशिएंट है, जब उसका क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ ऑब्जर्व किया जाता तो चेंज लाजमी नज़र आती है। यानी नॉर्मल क्रोमोसोम और म्यूटेंट क्रोमोसोम में लाजमी कहीं ना कहीं चेंज होती। तो म्यूटेशन वाज ऑलवेज लोकेटेड एट फ्यू डिफरेंट क्रोमोसोमल साइट, ये तो कंफर्म है, चाहे ये है, ये है, ये है, ये है, कोई भी है,
तो जब नॉर्मल क्रोमोसोम को म्यूटेंट के क्रोमोसोम से कंपेयर किया जाता तो उनको डिफरेंस नज़र आता, चेंज नज़र आती, म्यूटेशन नज़र आती। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर एंजाइम के लिए वो जो जगह है वो डिफरेंट होती। सपोज मैं कहता हूँ कि एंजाइम ई की चेंज उनको यहाँ नज़र आई, एंजाइम एफ की यहाँ नज़र आई, एंजाइम जी की यहाँ नज़र आई और एंजाइम एच की उनको यहाँ नज़र आई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर वाज डिफरेंट साइट फॉर ईच एंजाइम, के हर एंजाइम के लिए साइट डिफरेंट थी। ठीक है, यानी 10 ईच ऑफ द म्यूटेंट दे एग्जामिन्ड, जितने भी म्यूटेंट यानी 4 किस्म की जो म्यूटेंट उन्होंने स्टडी की, हैड ए डिफेक्ट इन सिंगल एंजाइम, वो सिंगल एंजाइम में डिफेक्टिव थी, काज्ड बाय ए म्यूटेशन एट सिंगल साइट ऑफ क्रोमोसोम। और ये सिंगल एंजाइम की डेफिशिएंसी क्यों हुई थी? क्योंकि क्रोमोसोमल साइट पर म्यूटेशन हो चुकी थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने ये लिखी है कि हर एंजाइम की जो साइट है वो डिफरेंट इफेक्टेड होती थी, यानी किसी में ऊपर म्यूटेशन थी, किसी में नीचे, किसी में उससे नीचे, किसी में उससे नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि डिफरेंट साइट डिफरेंट एंजाइम्स को स्पेसिफाई कर रही हैं। वो जो डिफरेंट एंजाइम है वो आर्जिनिन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और आर्जिनिन का प्रोसेस अगर रुक जाए डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम की वजह से तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है। तो इसका मतलब है जिंदा रखने के लिए हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन एंजाइम को स्पेसिफाई कर रही है, और एंजाइम आगे फिर मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक पाथवे को स्पेसिफाई कर रहा है। तो कंक्लूजन दे कंक्लूडेड, उन्होंने एक रिजल्ट ये निकाला कि जीन प्रोड्यूस, तो उस लोकेशन का नाम जीन रखा गया, जीन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, कि वो अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं बाय स्पेसिफिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के स्ट्रक्चर को बना के। लेकिन यहाँ तो चूंकि उन्होंने देखा था कि एक साइट एक एंजाइम को कंट्रोल कर रही है, तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को वन जीन वन एंजाइम का नाम दे दिया। वन जीन इनकोड द स्ट्रक्चर ऑफ वन एंजाइम, सो दे कॉल्ड एज वन जीन वन हाइपोथेसिस। लेकिन जब मजीद रिसर्च आगे बढ़ी तो पता चला कि कुछ एंजाइम तो बहुत बड़े होते हैं, उसमें काफ़ी सारी प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, और हर चेन एक सेपरेट एंजाइम की वजह से बन रही होती है। तो यानी आप कह सकते हैं उस एंजाइम के पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काफ़ी सारे जीन्स काम कर रहे होते हैं। जीन्स क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बनाते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलके बड़ा एंजाइम बनाती है। तो बिकॉज मैनी एंजाइम कंटेन मल्टीपल प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड ईच इनकोडेड बाय सेपरेट एंजाइम्स, सो दिस रिलेशनशिप मोर कॉमनली टुडे इज कॉल्ड एज वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। तो आजकल जो हमारे पास इस हाइपोथेसिस को वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कहा गया। यानी पहले बीडल एंड टैटम ने इसको वन जीन वन एंजाइम कहा था, रिसर्च होने के बाद ये ज़्यादा कॉमनली ज़्यादा मशहूर किस नाम से हो, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालें कि डीएनए काम कैसे करता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन काम कैसे करती है, तो डीएनए स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को डीएनए ही बनाते, लेकिन कैसे बनाते? बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के स्ट्रक्चर को बना के। एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो एंजाइम है फिर वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म के सारे पार्ट्स बनने के जो केमिकल रिएक्शन उनको कैटेलाइज करते हैं। जैसे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को बनवाना है, लिपिड्स को बनवाना है, कार्बोहाइड्रेट्स को बनवाना है, फिर इनको असेंबल करना है, असेंबल से स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके असेंबल से मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म होंगे। तो पूरे ऑर्गेनिज्म के करैक्टर डेवलप होने में फिर एंजाइम का रोल होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पिछला जो बीडल एंड टैटम ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे बात क्लियर कट साबित हो गई कि जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो एंजाइम के ज़रिए से आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लेकिन इस पॉइंट की एडिशन की वजह से अब 4 चीज़ें ऐड हो गई कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन पॉलीपेप्टाइड्स बनवाती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स की वजह से एंजाइम बनते हैं, एंजाइम की वजह से करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म बनते हैं। यानी दरमियान में जो अमाइनो एसिड वाला पॉइंट है कि हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन यानी जीन, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बनते हैं। ये जो 2 पॉइंट है इनको भी डिस्कवर करना बाकी है। लेकिन ये जो 4 बातें हैं, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड, एंजाइम, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये 4 बातें इन एक्सपेरिमेंट से क्लियर कट साबित हो गई। तो आज के लिए इतने ही। अगले टॉपिक में हमने डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए है वो बेसिकली एंजाइम का स्ट्रक्चर बना कैसे रहा है, प्रोटीन्स कैसे बना रहा है,
प्रोटीन्स कैसे बना रहे हैं। यानी हमने ये तो बात डिस्कस कर ली है कि जो जीन है वो प्रोटीन्स बनाता है, लेकिन वो बना कैसे रहा है, इसको फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ डीएनए इनकोड्स द प्रोटीन्स। उसके बाद जो अगला हमारा पोर्शन है वो सारे इसी से रिलेटेड है कि जीन्स काम कैसे करता है, जीन से प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, फिर उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।